नमस्कार दोस्तों, कविता याद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। जो अभी हाल ही में होने वाली DSSB जो TGT की परीक्षा है, उसके लिए तो ये क्लासेज रहेगी रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न काफी सारे देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? गिरियेशन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा। तो आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज गिरियेशन ने बिहार के तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे जुड़ा हुआ तथ्य हम देखें तो बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम जॉर्ज गिरियेशन ने दिया। गिरियेशन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बोली जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित स्वरूप को वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में जो परिलक्षित होती है, उसे बिहारी नाम दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो नवजागरणकालीन जो सुधारवादी संस्थाओं की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले किस संस्था की शुरुआत हुई, उसके बाद कौन सी संस्था आई, इस प्रकार से हमें सही अनुक्रम के साथ आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है सबसे पहले, फिर प्रार्थना समाज आया, फिर आर्य समाज, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी। इनकी जो शुरुआत है कब से मानी गई, किस सन से, ये भी हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ संस्था ना वर्ष दिए गए हैं। डायरेक्ट एक संस्था का नाम दे करके उसका वर्ष भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो आपको इन सभी का जो है सन आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में और थियोसोफिकल सोसाइटी जो है 1875 में। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? अर्थात भक्ति काल के अंतर्गत हमारा जो निर्गुण साहित्य में है, निर्गुण साहित्य हमारे दो काव्य धारा में, सॉरी, निर्गुण जो साहित्य है हमारा, वो हमारा दो काव्य धाराओं में बटा हुआ है। कौन कौन सा, ये तो आपको पता ही है। भक्ति काल के अंतर्गत सगुण और निर्गुण धाराएं निकल कर आई थी, और निर्गुण हमारा दो धाराओं में बटा, और इसी तरह जो है सगुण भी दो धाराओं में बटा। तो निर्गुण के अंतर्गत आता है एक हमारा संत काव्य, और दूसरा आता है हमारा सूफी काव्य। तो यहाँ पर जो है संत काव्य की प्रवृत्ति पूछी हुई है, पूरे भक्ति काल की प्रवृत्ति नहीं पूछी। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो कई बार पर बच्चे जो है संत काव्य की प्रवृत्ति अगर पूछ लेते हैं सूफी काव्य की, तो वे उनको लगता है कि ये भक्ति काल के अंतर्गत है, भक्ति संपूर्ण भक्ति काल की वहां पर प्रवृत्ति के को समझ करके आंसर लगाते हैं। तो जिस काल की या जिस धारा की प्रवृत्तियां पूछी जाए, आपको उसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीजों को, उन्हीं की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर चुनना है। तो संत काव्य धारा की जो संत काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो वर्णन व्यवस्था का समर्थन, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का खंडन, या गुरु की महत्ता का वर्णन। तो हमें संत काव्य में वर्ण व्यवस्था का विरोध देखने को मिला है, समर्थन नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति तो है ही, साथ ही बाह्य आडंबरों का भी खंडन किया हुआ है, जैसे कि कबीरदास की रचनाओं में आप लोगों ने काफी काफी जो पद देखे होंगे। उसके बाद गुरु की महत्ता का वर्णन भी हमें मिलता है, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी है कबीर की रचनाओं के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा हमारा ए, वर्ण व्यवस्था का समर्थन प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबर का खंडन, गुरु की महत्ता का वर्णन, ये सभी प्रवृत्ति जो है
हमें संत काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न पर हम आ गए हैं, तो देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। एक परिभाषा दी गई है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है नामक परिभाषा जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा दी गई है। प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। जनता की चित्तवृत्ति, जहाँ जो है चित्तवृत्ति शब्द आपको दिखाई दे, जनता की, सॉरी, जनता जनता की चित्तवृत्ति से संबंधित कोई वाक्य दिखाई दे तो आप समझ जाना रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और जहाँ साहित्य जन समूह के हृदय का विकास दिखाई दे तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की परिभाषा है। साहित्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी काफी परिभाषाएं दी है, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। किसके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है वो भी आपको देख लेनी है, रिवाइज करके जाना है। तो पूछा जाता है एक प्रश्न इनमें से, तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट जी की है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील कई बार पूछ लिया जाता है, किसको कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट जी को। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक है हिंदी का एडिशन। हिंदी का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कहा है? किस कवि को कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपको कमेंट बॉक्स में जो है आंसर इसका बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख निबंध हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा शौपन, काफी इंपॉर्टेंट निबंध है ये इनका, प्रतिभा और आत्मगौरव, रुचि, आशा। इस प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ये प्रमुख निबंध लिखे गए। एक चंद्रोदय भी आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में भी एक पंक्ति दी गई है भाई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यानी छायावाद की सृष्टि यानी कि छायावाद की जो उत्पत्ति होती है। तो किसका कथन है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है। छायावाद के संबंध में उन्होंने जो परिभाषाएं दी है, जैसे कि महादेवी वर्मा जी ने भी छायावाद के संबंध में अपनी परिभाषाएं दी है, जयशंकर प्रसाद ने भी, और जो है निराला ने भी कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा भी कहा गया है। तो सबकी परिभाषाएं आपको रिवाइज कर लेनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं फिर से कुछ और अन्य छायावाद से संबंधित परिभाषाएं। तो ये तो हमने देख ही ली, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है। छायावाद की अन्य परिभाषाएं, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और एक विद्वान ने ये भी कहा है कि भाई छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। तो नाम आ जाएगा रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी द्वारा जो है ये कहा गया है। एक रामविलास शर्मा जी द्वारा जो है क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है यहाँ पर आ जाएगा नहीं है। नहीं है, अगर नहीं या पूछ लिया जाए तो रामविलास शर्मा है के अनुसार प्रश्न में पूछा जाए तो आएगा नाम डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संबंध में क्या कहा है देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए।
पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विषय के व्यापक अर्थ में। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद रामविलास शर्मा जी की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है, छायावाद शुथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधन के प्रति विद्रोह रहा है। और छायावाद शुथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है? तो नाम आ जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हम प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है हमारा भाई कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो भारत बंधु नामक जो पत्रिका है उसका संपादन करने वाले विद्वान रहे हैं तोताराम। तोताराम ने भारत बंधु पत्रिका का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ 1876 में जो है, एक सेकंड, अलीगढ़ में हुआ तथा यह जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये भी ध्यान रखना है। भारत बंधु पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। और कब इसका प्रकाशन आरंभ हुआ? 1876 में। और कहाँ पर? अलीगढ़ से। प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। प्रताप नारायण मिश्र ने जो है कौन सी पत्रिका निकाली? कई बार पूछी जाती है। ब्राह्मण कहाँ से निकाली? कानपुर से निकाली। और कब निकाली? 1883 में। आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत नामक पत्रिका, जो मासिक पत्रिका है विशाल भारत नामक से, वो निकाली बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। और कब? 1928 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7, प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम बताइए। तो हमें कवियों के जीवन के अनुसार ही जो है आरोही क्रम के अनुसार हमें लगाना है। पहले कौन सा कवि, किस कवि का जन्म हुआ, उसके बाद कौन सा कवि आया, उसके बाद जो है कौन सा कवि रहा। तो इस प्रकार से हमें कवियों के जीवन के अनुसार जो है उनको क्रम के अनुसार लगाना है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा, सबसे पहले बिहारी जी 1595, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो है भूषण जी का जन्म हुआ, भूषण जी जो है 1613। उसके बाद मतीराम जी 1617। उसके बाद देव कवि का जन्म हुआ 1673। इस प्रकार से आप इनको क्रम के अनुसार लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर से एक बार आप रिवाइज करना चाहो तो बिहारी जी का जन्म 1595 और कहाँ हुआ? ग्वालियर में। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में। मतीराम का जन्म 1617। साथ ही जो है देव का जन्म 1673। देव का प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के, और बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि काव्यधारा के कवि है। उसके बाद जो है मतीराम, भूषण और देव तीनों रीति बद्ध रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देव कवि को आचार्य की भी उपाधि मिली हुई है, क्योंकि इन्होंने छल नामक एक जो है 34वां संचारी भाव का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इन कवियों को भी हमें उनके जन्म के अनुसार लगाना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले किस कवि का जन्म हुआ? आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले जयशंकर प्रसाद। बी आंसर हो जाएगा भाई हमारा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में। उसके बाद निराला का जन्म जो है 1899 में माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इनको फिर आप रिवाइज कर सकते हो। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1937। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899, मृत्यु 1961। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में, मृत्यु 1977। महादेवी वर्मा का जन्म 1907, मृत्यु 1987। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लखोटिया टेक। तो इन पंक्तियों में व्यक्त की गई जो है
किस प्रकार किस प्रकार की दृष्टि व्यक्त की गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति इसमें दिखाई गई है। निराला जी द्वारा लिखी गई ये कविता है। भिक्षुक भिक्षुक कविता के अंतर्गत भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से ये पंक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता है, काफी इंपॉर्टेंट रचना है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई रचना ठंडा लोहा नामक जो रचना है वो धर्मवीर भारती जी की है। इसकी अन्य कृतियां कौन कौन सी है धर्मवीर भारती जी की? जैसे कि कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, अंधायुग जो है 1955। अंधायुग इनका गीति नाट्य है धर्मवीर भारती जी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं भी काफी बार पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में लिखी गई मुक्तिबोध जी द्वारा। भूरी भूरी खाक दूल 1980। आगे जी की रचनाएं हम देख लेते हैं, जैसे कि भग्न दूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरिघास पर क्षण भर 1949, बावरा हेरी 1954, सागर मुद्रा 1970 और आंगन के पार द्वार 1961। इस प्रकार से आपको आगे जी की ये सभी रचनाएं रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो है काफी सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और किसी भी जो प्रमुख साहित्यकार है उनकी रचनाओं को आपको जो है छोड़ करके नहीं आना है। बार बार आप ये जो है रिवाइज करते हुए एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते हुए आपको जाना है और सभी प्रश्नों का सही तरह से आंसर लगाना है परीक्षा में। तो इस प्रकार से आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाओगे। बार बार तथ्यों की रिवीजन से ही जो है आपको तथ्य याद रह पाएंगे, और सफलता का राज भी है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक तथ्यों की हम बार बार रिवीजन करते हुए जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करने की कोशिश करते हुए जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है, पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कवि आगधन प्रतिवादी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से जो है नागार्जुन, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल ये तीनों प्रगतिवादी कवि रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जो है प्रगतिवादी कवि के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि वे जो है व्यक्तिवादी प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत आता है, जिसे हम जो है हल्लावाद के नाम से भी जानते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशय। अर्जुन केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा तीनों आगतन प्रगतिवादी कवि रहे हैं। मतलब बिल्कुल कहने का मतलब ये है, आगतन का मतलब होता है कि उन्होंने केवल जो है प्रगतिवादी रचनाएं ही की है। बिल्कुल पूरी तरह से प्रगतिवादी रचनाएं किसके द्वारा की गई है? तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं भाई, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? आप सभी को पता है, निसाय हिंदू। राधाचरण गोस्वामी जी ने निसाय हिंदू नामक गोवध समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास से ये उपन्यास लिखा। भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया है। आदर्श हिंदू नामक उपन्यास महत्या लज्जा शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रेमचंद ने उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। प्रेमचंद जी द्वारा जो ये उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी हमें क्रम के अनुसार लगाना है। आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा पहले सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनका सन आपको याद रखना है, क्योंकि सन से संबंधित जो है एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918,
प्रेम आश्रम 1922, निर्मला 1927 और गोदान जो है 1936 में लिखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। किस उपन्यास से उद्धृत है ये, किस उपन्यास से ली गई पंक्तियां है, तो ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित ये पंक्तियां है कि इस इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले राज्य नष्ट हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य उपन्यासकार, जैसे कि गोदान उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद जी है, दिव्या उपन्यास के रचनाकार यशपाल है और आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी जी द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर गिरियशन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? डॉक्टर गिरियशन ने जो राजस्थानी बोली है उनको 5 वर्गों में रखा है। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी, तो उन 5 वर्गों के अंतर्गत आने वाली पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और अहिरवाती, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी व उसकी उपबोलियां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी और रांगड़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत निमाड़ी और बोली आती है। इस प्रकार से 5 वर्गों में राजस्थानी बोलियों को गिरियशन जी ने रखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में बात करते हैं चंदायन रचना का सही समय क्या है? तो चंदायन रचना जो है किसके द्वारा रचित है? हिंदी की पहली अवधी भाषा की पहली रचना मानी जाती है चंदायन, और अवधी का पहला कवि भी मुल्ला दाऊद को माना जाता है। चंदायन के जो रचयिता है मुल्ला, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी काव्य है और इसमें नायक लोर और लोरिका तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है और ये अवधी भाषा में लिखी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, अवधी भाषा की प्रथम रचना भी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? भारत भारती नामक जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो रचना लिखी गई उसका प्रकाशन वर्ष जो है 1912 है। और 1912 ईस्वी में इसे जब प्रकाशित किया तो अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था कुछ समय के लिए। बाद में जो है इसको जो स्वतंत्र कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। भारत भारती काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुत्सद्द सेहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय व कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। कैलाग ने तुलसी की भाषा को क्या नाम दिया? कैलाग ने तुलसी की भाषा को जो है पुरानी बेसवाड़ी नाम दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी किसने कहा? प्रश्न पूछा जा सकता है। कैलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है और कैलाग ने जिसे पुरानी बेसवाड़ी कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधि है। यानी कि जो कैलाग ने तुलसीदास जी की भाषा को अवधि कहा है रामचरितमानस की रचना को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? अजात शत्रु नामक जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, उसका प्रकाशन वर्ष है 1922। ध्यान रखना है आपको। और अन्य नाटकों का भी प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, अजात शत्रु नाटक का जो सन है 1922 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद जी की प्रमुख एवं प्रकाशन काल निम्नलिखित है। कौन कौन से, जैसे कि नाटक देख लेते एक तरफ उनके प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सज्जन नाटक का प्रकाशन 1910,
कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912 और जो है प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। इस प्रकार से इनके प्रकाशन वर्ष को आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है ताकि आपको याद रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, धराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया। धराधर धामन नाम से जो है कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद करने वाले जो लेखक हुए हैं तो वे रहे हैं देवी प्रसाद पूर्ण। तो ध्यान रखना है, देवी प्रसाद पूर्ण जी ने जो है ब्रज भाषा में कालिदास के मेघदूत का जो है अनुवाद किया है धराधर धामन शीर्षक से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किस भाषा में, ब्रज भाषा में। और इनकी प्रमुख कीर्तियां कौन सी है देवी, एक सेकंड, देवी प्रसाद पूर्ण जी की प्रमुख जो कीर्तियां है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी कुंडल मृत्युजय रावण वध, सॉरी भाई माफी चाहूंगी, राम रावण विरोध और राज दर्शन। तो ये जो है इनकी देवी प्रसाद पूर्ण जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद दिए हैं। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह जी द्वारा अपभ्रंश के जो है निम्नलिखित में से 2 भेद दिए गए हैं। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। पूर्वी अपभ्रंश, पूर्वी तथा पश्चिमी। तो साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद दिए हैं, एक पूर्वी और एक जो है पश्चिमी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। शब्द की शक्तियां जो है 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये आप सभी को पता ही है। अभिधा कौन सी होती है, लक्षणा किस पर, लक्षणा जो है कौन सी होती है, साथ ही व्यंजना से संबंधित भी हम उसके अर्थ को समझेंगे। तो देख लेते हैं अभिधा। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि साक्षात सांकेतिक अर्थ अर्थात मुख्यार्थ और वाच्यार्थ को जो प्रकट करते है वो ही हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा के अंतर्गत मुख्यार्थ का जो बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ का संबंध अन्य अर्थ से प्रतीत हो तो वहां हमारी लक्षणा शब्द शक्ति देखने को मिलती है। फिर है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति में जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से भी बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्षणार्थ से होता है। यानी कि जब किसी अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो हमें मुख्यार्थ से मिलता है और न ही लक्षणार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, वहां पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जिन पंक्तियों में हमें व्यंग्य का भाव दिखाई दे वहां पर हमारी व्यंजना शब्द शक्तियां होती हैं। आप पंक्तियों को पढ़ोगे, उनके अर्थ को समझोगे, तब आपको जो है पता चलेगा कि पंक्तियों के अंतर्गत कौन सी शब्द शक्तियां हैं। इनको आपको रिवाइज कर लेना है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, क्योंकि टीजीटी के अंतर्गत जो है DTTSB टीजीटी में शब्द शक्ति नाम का भी जो है पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे, मतलब बार बार तथ्यों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आराम से जो है आपको हल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आपके पास थोड़ा समय है प्रश्नों को और अच्छे से रिवाइज करने का, तो आपको लगे रहना है परीक्षा तक। आई होप आपकी जो है परीक्षा काफी अच्छी होगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 23। कौन सा भाषा वियोगात्मक, कौन सी भाषा भैया, कौन सा नहीं आएगा, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो आपको बताना है वियोगात्मक भाषा हमारी कौन सी है। तो ये देख लेते हैं हम।
वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आ जाएगी हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश हमारी वियोगात्मक भाषा है, जिसमें जो है शब्द के अंतर्गत कारक चिन्हों को अलग करके रख दिया जाता है, वही हमारी वियोगात्मक भाषा होती है। और जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, पाली जो हमारी संयोगात्मक भाषाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश और जो है हमारी हिंदी, अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद की जो भाषाएं हैं, ये सभी किसमें क्या आएगी? वियोगात्मक भाषाओं के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो है कारक चिन्हों को अलग करके लिखा जाता है किसी भी शब्द में, तो ध्यान रखना है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक या विलिष्ट भाषाएं हैं। संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों जो हमारी संयोगात्मक भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी नामक जो रचना है वो सूरदास जी द्वारा रचित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरदास जी की सभी प्रमुख रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली सूरदास जी की। और साहित्य लहरी जो रचना उसमें 1550 में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 क्लिष्ट पद उपलब्ध है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जस हरचरिव के लेखक कौन है? जस हरचरिव नामक जो रचना है, इसके लेखक है पुष्यदंत। पुष्यदंत जी द्वारा ये रचना लिखी गई। जस हरचरिव के लेखक पुष्यदंत है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन सी है? महापुराण, गयकुमार चरिव। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन का चरित्र वर्णित है, और पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख लेखकों की और अन्य रचनाएं जब हम देखें, अपभ्रंश भाषा के कवि हुए हैं स्वयंभू जी, 8वीं शताब्दी के। इनके द्वारा लिखा गया पौंचरिव। पौंचरिव में जो है हमें 5 कांड देखने को मिलते हैं, और रामचरितमानस है, ये भी हमारा पौंची पर ही आधारित महाकाव्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 83 संधियां है इसमें। के बाद धनपाल जी की जो रचना है उसका नाम है भविष्यत का। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, ये भी पूछा जाता है कई बार। संदेश रासक एक जो है खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। के बाद फिर हमारा एक प्रश्न जो है नाटकों का सही अनुक्रम लगाने से संबंधित है, तो देख लेते हैं कौन सा सबसे पहले नाटक आया, उसके बाद कौन सा है, तो देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा द्रौपदी, फिर कथा एक कंस की, ये यहाँ पर कम आएगा भाई। उसके बाद आएगा हमारा कबीर खड़ा बाजार में, फिर आएगा कोर्ट मार्शल। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन के अंतर्गत है। द्रौपदी, ये यहाँ पर कम आएगा भाई, दूसरा नाटक है ये। कथा एक हंस की, और जो है कबीर खड़ा बाजार में, उसके बाद जो है कोर्ट मार्शल। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगी। तो ये यहाँ पर द्रौपदी आएगा पहले नंबर पर, फिर आएगा कथा एक हंस की, फिर नंबर 3 पर कबीर खड़ा बाजार में, और जो चौथे नंबर पर आएगा हमारा कोर्ट मार्शल। कौन इनके लेखक है, क्या इनका प्रकाशन वर्ष है, इनको भी हम देख लेते एक बार, ताकि आपको अगर परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए द्रौपदी नाटक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया द्रौपदी नामक नाटक। तो ये 1972 इसका समय रहा। कथा एक कंस हंस की है शायद, वही कथा एक हंस की, कंस की है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखना है। कथा एक हंस की
तो ये दया प्रकाश सिन्हा जी द्वारा 1976 की रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में भाई विशम साहनी जी की 1981 में। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991 में। इस प्रकार से इनको रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। नेक्स्ट प्रश्न, एक पंक्ति दी गई है तो पूछा गया है ये पंक्ति किस किसके द्वारा लिखी गई है या इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। मेरा जोबना नवेल भयो गुलाल, कैसे घर दीनी बरकस मोहरी माल। तो ये पंक्तियां मीर खुसरो जी की पंक्ति है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। मीराबाई की जो उपासना है वो आपको पता ही है, वो माधुर्य भाव की थी। दास्य भाव की जो उपासना थी वो तुलसीदास जी की थी, ये आप सभी को पता है। और साख्य भाव की जो उपासना है वो सूरदास जी की थी। उसके बाद मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव की उपासना अर्थात अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में जो है करती थी मीराबाई जी। और जब लोग उन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुष के सामने जाने से मना करते तब वह कहती, कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है मीराबाई जी का है। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास और आदि भक्तों के साथ किया जाता है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी रहे हैं। पर सबसे जो प्रेम की तालीनता सब में जो है प्रेम की तालीनता समान रूप से हमें देखने को मिलती है या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। निम्न में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। इनमें से जो है व्याकरण ग्रंथ है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक जो रचना है वो दामोदर शर्मा जी द्वारा 12वीं शताब्दी की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद इस ग्रंथ से जो गद्य पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावलियों के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है तथा यह रचना एक व्याकरण ग्रंथ है। कीर्तिलता कीर्ति पताका नामक जो रचना है विद्यापति की है और चार्या पद शरहप्पा की रचना है। शरहप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है चार्या पद। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ण रत्नाकर रचना है उसकी भाषा क्या है, मैथिली भाषा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो प्रबंध चिंतामणि मैरुतुंग जी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है और इस पुस्तक रचना में 1305 में जो ये पुस्तक की रचना हुई मैरुतुंग आचार्य द्वारा की गई। यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है और इन खंडों से क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज, नरपति, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि विषयों में हमें जानकारियां मिलती हैं। प्रश्न नंबर 31। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। वल्लभाचार्य जी का हमारा जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। अणुभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा वल्लभाचार्य जी ने। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक रहे हैं वल्लभाचार्य जी। अणुभाष्य और शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ ये माना जाता है अणुभाष्य। और ब्रह्म सूत्र भाष्य तथा उत्तर मीमांसा नाम से भी इस ग्रंथ को जाना जाता है अणुभाष्य को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ है जैसे कि तत्व द्वीप निबंध, तत्वार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम और पत्रावलंबन, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, भागवत पर सुबोधनी टीका आदि के भी प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं वल्लभाचार्य जी के। इसके अलावा प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की। विज्ञान गीता नामक जो रचना की है उसके रचनाकार है केशवदास। रीतिकाल के जो प्रथम कवि माने जाते हैं केशवदास, प्रवर्तक भी माने जाते हैं रीतिकाल के।
और ये जन्म के आधार पर बात करें तो ये भक्ति काल में शामिल है। 1555 में इनका जन्म हुआ केशवदास जी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, ये सभी रचनाएं केशवदास जी की है। और रसिक प्रिया केशवदास की प्रौढ़ रचना है, यानी सबसे पहली रचना और प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया ही मानी जाती है। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है रसिक प्रिया इनका। इसमें रसवर्ती और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके प्रमुख आधार ग्रंथ है केशवदास जी के, जैसे कि नाट्य सूत्र, काम सूत्र, रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। आगे बढ़ते हैं कवि प्रिया। काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है केशवदास जी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार का ग्रंथ है? काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ रहा है कवि प्रिया, जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या राय प्रवीण के लिए लिखा गया था। और यह कवि कल्पतावर्ती और काव्यदर्श पर आधारित है। काव्यदर्श जो ग्रंथ है ये किनका है? दंडी का। दंडी के ग्रंथ पर आधारित ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया। जितने भी हमारे रीतिकाल में जो लेखक हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के लेखकों को, संस्कृत के जो लेखक हैं, संस्कृत लेखक की रचनाओं को आधार बनाया है अपनी रचनाओं का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कवि को जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं रीतिबद्ध के अंतर्गत किसी न किसी रचना को आधार बना करके लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं रामचंद्रिका। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिनकी रचना पर्शियन राघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी आदि ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो रतन बावनी में मधुकर साहे के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका का यशोगान किया है। उसके बाद विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्याय पैदेशिक काव्य हमें जो है देखने को मिलता है। विज्ञान गीता किसको आधार पर बनाकर लिखा गया है? प्रबोध चंद्रोदय रचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 33। 35 ही प्रश्नों को हम करेंगे भाई आज की क्लास में। नेक्स्ट बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, खेल कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम जो रचना है वो रचना है रहीम की। रहीम द्वारा रचित ज्योतिष संबंधी विषयों पर जो रचना लिखी गई रहीम जी द्वारा, उसका नाम है खेट कौतुकम। और जो है दुआ विशद योगावली जैसी दो रचनाएं इन्होंने लिखी, खेट कौतुकम और दुआ विशद योगावली। अभी भी ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए संदर्भ हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई जो रचना है उसका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की, एक मिनट वही, 84 वैष्णव की वार्ता। और साथ ही जो है एक रचना और है इनकी गोकुलनाथ की, 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता जो है गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई इनकी रचनाएं है। 84 वैष्णव की वार्ता में इन्होंने जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य अपने जो है दादाजी रहे हैं वल्लभाचार्य जी, इनके वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे गोकुलनाथ जी। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन इसमें किया है 84 वैष्णव की वार्ता में। वल्लभाचार्य जी के शिष्य के जीवन के संबंध में बताया है, जीवन परिचय दिया गया है। और 200 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ, एक मिनट, एक सेकेंड भाई।
विठलनाथ जी के शिष्यों का इसमें वर्णन किया है। इन्होंने गोकुलनाथ जी ने, तो ये इनके पिता रहे हैं, विठलनाथ जी के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के पुत्र। इस प्रकार से इन्होंने 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता लिखी है। तो 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है ब्रज भाषा में ये ग्रंथ लिखा है। और इसमें महापुरुष वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित शिष्यों की कथा इसमें दर्शाई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। सभी प्रश्नों को आपको इसी तरह रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव। राग दरबारी उपन्यास में जो वर्णित गांव है, इनमें से गंगोली, शिवपालगंज या बरेली या फिर मैरीगंज। तो मैरीगंज आपको पता ही है, मैला आंचल से संबंधित है, जो कि फणीश्वर नाथ जी द्वारा लिखा गया प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। समय है 1954। जो यहाँ पर पूछा गया है राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव, तो आंसर हो जाएगा हमारा शिवपालगंज। शिवपालगंज जो है राग दरबारी उपन्यास जो है श्री दरबारी श्री लाल शुक्ल जी द्वारा रचित है ये उपन्यास। इसमें शिवपालगंज जो गांव क्षेत्र का जो गांव का उसमें दिखाया गया है चित्रण, तो देख लेते हैं। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्होंने 1969 में 1969 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया गया। यह ऐसा उपन्यास है जो शिवपाल गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे मैराथन क्लास के माध्यम से। आज की क्लास हम जो है इतने ही प्रश्नों को करेंगे भाई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।